हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IASPCS अकेडमी में। हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां हम पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में राष्ट्रपति की जो शक्तियां पढ़ी थी हमने, वो कार्यकारी शक्ति थी। आज हम उसके अलावा विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, इन तीनों शक्तियों पर बात करने वाले हैं। इसके आगे एक और क्लास आएगी, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति का जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसलिए राष्ट्रपति के चैप्टर को हमें अलग अलग पार्ट में, लगभग 8-10 पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे। और हमारी जो क्लास है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होने के कारण स्टूडेंट थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं। तो इस कारण से हमें क्लास थोड़ा एक तरह से छोटा रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विधायी शक्तियां जो है उनमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो है वह संसद का अंग होता है। यह बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता होगा, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे संसद के 3 पार्ट होते हैं, जैसे हमने संसद के 2 पार्ट पढ़े हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ देते हैं तो हमें छोड़ना नहीं है। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, उससे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के अभिन्न अंग हैं कौन? हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के अभिन्न अंग होते हैं। उसके अलावा संसद के सत्र को आहूत मतलब बुलाते हैं। संसद के सत्र, आहूत करना का मतलब बुलाना। संसद का सत्र जो होता है कौन बुलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर सत्रावसान यानी कि छुट्टी पर भी भेज देते हैं संसद को, यानी कि बुला भी सकते हैं उन्हें, मतलब छुट्टी भी दे सकते हैं। फिर लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। इतना इनके पास एक तरह से शक्ति है कि लोकसभा को भंग भी इनके द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जी जो हैं प्रत्येक चुनाव के बाद, मतलब इलेक्शन 5 साल में होता है या उससे पहले भी हो सकता है, तो मतलब इलेक्शन का जो पहला एक तरह से अधिवेशन होगा उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। मतलब वो संबोधित करते हैं पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो लोकसभा ही एक तरह से नया होता है और राज्यसभा में तो अलग कंडीशन ही है, वो तो कभी तरह से भंग ही नहीं हो सकता है, वो भंग हो ही नहीं सकता। तो प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे संबोधित करेंगे। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। जब दोनों सदन में बिल पास हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर एक तरह से साइन करेंगे, तभी वह बिल जो है कानून में परिवर्तित होगा। यदि साइन नहीं करते हैं, वो वीटो, उनके पास वीटो का अधिकार है, वो वीटो करते हैं या अपने पास रख लेते हैं पॉकेट वीटो के तरह, तो फिर उन्हें एक तरह से दोबारा, यदि वो अपने पास रख लेते हैं, कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, बहुत दिन के लिए नहीं रख सकते हैं, फिर उन्हें वापस भेजना होता है कि आप यदि इसमें कुछ चेंज करना चाहें, मतलब कुछ सुझाव देकर भेजा जाता है कि इसमें ये चेंज किया जाना चाहिए।
तो फिर वापस आता है, फिर वापस उनको साइन करना ही पड़ता है। हाँ, तो हस्ताक्षर, बिना हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता, यानी कि हस्ताक्षर करना पड़ेगा उन्हें। फिर धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के एरिया में फेरबदल या उसके नाम में फेरबदल, ये सब, और उसके सीमाओं में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक होगा वह राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही, मतलब पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, तभी यह विधेयक सदन में रखा जाता है। फिर साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 विषय हैं जिससे जुड़े हुए व्यक्ति जो होते हैं उनमें से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो साहित्य में है, मतलब पारंगत है, मतलब साहित्य के एक तरह से विशेषज्ञ हैं, कला के विशेषज्ञ हैं, विज्ञान या समाज सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें, उनमें से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का एक तरह से मेंबर बनाया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जिसे राज्यसभा में 245 अभी है, तो इसमें से 12 जो है माइनस कर देंगे, ये 12 लोग हैं तो 233 हो जाएगा, यानी कि 233 जो है वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं और 12 को राष्ट्रपति क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। फिर उसके आगे यदि बात की जाए तो लोकसभा में हुए 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसे बोलते हैं, उसे मनोनीत करते हैं। जैसे 545 है लोकसभा में, तो 543 इलेक्ट होके जाते हैं, मतलब इलेक्शन के थ्रू, और 2 को मनोनीत किया जाता है, और ये आंग्ल भारतीय होते हैं। यदि आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो, यदि प्रतिनिधित्व है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाए। सबसे पहले तो अब यहाँ जानने वाली बात होगी, आंग्ल भारतीय का अर्थ क्या होता है। लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं। तो इसमें यदि आंग्ल भारतीय कोई व्यक्ति है तो उसका दादा या पिता अंग्रेज होगा और माता भारतीय होगी, तो वह आंग्ल भारतीय है। यानी कि किसी आदमी का दादा या पिता या दादा में से कोई एक इंग्लैंड के हों, मतलब अंग्रेज रहे हों, और उनकी माता भारतीय रही हो, तो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, जब सदन नहीं चल रहा हो। जैसे ये अधिवेशन जो चलता है लोकसभा में और राज्यसभा में, मतलब जिस समय अधिवेशन नहीं चल रहा हो, जिस समय सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय उस समय यदि कोई बहुत ज़रूरी कानून के तरह कानून बनाना हो तो उस कारण से अध्यादेश जारी कर सकती है। जैसे अभी के समय में किसान का जो बिल था वो अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। उसके अलावा और भी हमेशा लाया जाता है अध्यादेश के द्वारा। यह भी राष्ट्रपति ही लाता है। अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। फिर वित्तीय शक्तियों की यदि बात की जाए तो वित्तीय शक्ति, इसमें धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में रखा जाता है। धन विधेयक जो है उससे राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, यानी कि राष्ट्रपति से पहले आज्ञा ली जाती है, उसके बाद ही सदन में रखा जाता है धन विधेयक। और वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट बोलते हैं, वार्षिक बजट जो होता है उसे हम संविधान के भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, कानूनी भाषा में। तो ये वार्षिक वित्तीय वर्ष को संसद के समक्ष रखता है, यानी कि राष्ट्रपति रखते हैं। उसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए 5 साल में, हर 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में
वित्त का एक तरह से बंटवारा, राजस्व का बंटवारा सही तरीके से हो सके। तो यह वित्तीय शक्तियाँ थी। इससे पहले विधायी शक्तियाँ हमने देखी, अब न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं। न्यायिक शक्तियाँ में तो सबसे प्रमुख जितने भी न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद यदि कोई दोषी, कोई अपराधी दोषी साबित हो चुका है और वह राष्ट्रपति के पास क्षमादान मांगने आता है, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है कि उसके दोष को कम कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा दोष को नहीं, सज़ा को। दोष तो कभी कम नहीं हो सकता है, सज़ा को कम कर सकते हैं। यदि उसे 20 साल की सज़ा हुई तो वह राष्ट्रपति उसके सज़ा को 10 साल कर सकते हैं, या 20 पूरा माइनस कर सकते हैं। या किसी को फांसी हुई तो फांसी की सज़ा को परिवर्तित करके उम्र कैद में या 20 साल या 10 साल की सज़ा में कर सकते हैं, या पूरी तरह से फांसी पर रोक लगा सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के जो सज़ा हैं उस सभी को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सज़ा को। तो यह न्यायिक शक्ति हुई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो यह कुछ शक्तियाँ हमने देखा। सबसे पहले विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, और यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड शक्ति। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा आया क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।